सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, ये सब आज हम करेंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पूर्व जुड़कर यानी शब्द से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। एक नया शब्द बना देते हैं और अपने अर्थ की विशेषता पैदा करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा में सर्ग। उप होता है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो उपसर्ग क्या होता है कि पास में बैठकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखो, ए सुंदर, ए जमा में सुंदर, ए सुंदर मूल शब्द का अर्थ बदल दिया है अति सुंदर, बहुत सुंदर हो जाता है। आहार, आहा, आ जमा में हार, तो आ से मतलब हार तो होती है प्राज्य, और अगर उसके अंदर हमने आ शब्द आगे उसके जोड़ देते हैं तो वो भोजन बन जाता है। किसी भी शब्द की तरह उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उपसर्ग एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ए उपसर्ग का प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं, लेकिन किसी भी वाक्य में नहीं की जगह पर हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कोई भी उपसर्ग हम किसी भी शब्द के आगे लगाते हैं तो वह अपना अर्थ बदल देता है, वह उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ देखिए, कभी तो वो उसके आसपास ही अर्थ रखता है, कभी उसके अर्थ को बिल्कुल पलट देता है, उल्टा कर देता है, और कभी कोई विशेष अर्थ बना देता है। जैसे असुंदर है, सुंदर शब्द यानी सुंदर का आपको अर्थ पता है कि भाई अच्छा होता है दिखने में, और अगर असुंदर बिल्कुल बदल गया कि सुंदर ना होना। और अगर सुंदर शब्द के आगे हम अति उपसर्ग लगा देते हैं तो सुंदर यानी सुंदर से भी सुंदर और भी सुंदर। तो जो उपसर्ग होते हैं वो एक ही शब्द के आगे अगर कोई दूसरा उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वो उसी शब्द के अलग अलग अर्थ बना देता है। यहाँ जैसे सुंदर के आगे अगर ए लगाया तो उसका उल्टा कर दिया, और अगर सुंदर के आगे अति लगाया तो उसका अर्थ उसके आसपास यानी उससे और भी ज़्यादा सुंदर, सुंदर है और अति लगा दिया तो बहुत सुंदर। तो इस तरह से जैसे विहार, हार शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है प्राज्य, और विहार, विहार यानी भ्रमण करना। अगर हार के आगे उप उपसर्ग लगा दिया, उपहार यानी हम किसी को कोई भी चीज़ भेंट करते हैं। अगर हार के आगे सम उपसर्ग लगा दिया तो संहार यानी मारना। हार के आगे अगर प्र उपसर्ग लगा दिया तो चोट करना, और अगर हार के आगे ही अगर हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है भोजन। और अगर हार के आगे परि उपसर्ग लगा देते हैं तो परिहार यानी त्यागना। तो देखो, आपको यहाँ इससे पता चलता है कि शब्द एक है और उपसर्ग अलग अलग हैं। तो अलग अलग उपसर्ग होने के कारण उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ कि किसी भी शब्द से उसका कोई नया विशेष अर्थ बना देना। किसी भी शब्द के आगे अगर वो लग जाते हैं, यानी शब्द शुरू होने से पहले उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं कि शब्द से पहले उपसर्ग लग जाता है तो वो उसका अर्थ अलग अर्थ बना देते हैं, यानी उसका दूसरा अर्थ निकल आता है। कई बार उसके आसपास अर्थ रह जाता है, कई बार बिल्कुल पलट जाता है। तो यहाँ इनसे विहार, हार शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगे तो उनसे पता चल रहा है कि इनका अर्थ कितना बदल जाता है। उपसर्ग के विशेष तथ्य होते हैं। उपसर्ग कभी भी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते।
यानी अविकारी का मतलब है कि जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, उन शब्दों के साथ उपसर्ग कभी भी नहीं जुड़ते। संस्कृत भाषा के उपसर्ग सदैव तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तत्सम यानी जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और हिंदी भाषा के उपसर्ग सदैव हिंदी भाषा के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और अगर विदेशी जो उपसर्ग हैं वो हमेशा विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी शब्द की तरह उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, यानी उपसर्ग का कोई भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, शब्द के साथ लगकर ही उनका प्रयोग होता है। उपसर्ग अव्यय स्वरूप होते हैं और बनने वाले नए शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं। संधि पद एवं सामासिक पद बनाए जा सकते हैं उपसर्ग के योग से, यानी कोई भी उपसर्ग के योग से संधि पद या सामासिक पद भी, यानी संधि भी हो सकती है। जैसे वि उपसर्ग वि जमा में आकरण लग के व्याकरण बनता है, ऐसे ही समास भी बनते हैं और संधि भी बनती हैं। उपसर्ग के प्रकार हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के अन्य उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। यानी उपसर्ग के हिंदी वाले उपसर्ग हिंदी के शब्दों के साथ लगते हैं, संस्कृत वाले तत्सम के साथ लगते हैं और विदेशी भाषाओं के विदेशी शब्दों के साथ ही लगते हैं। तो हिंदी में मानक रूप से 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के सर्वाधिक उपसर्ग, प्रचलित उपसर्ग जो अब हम आगे करेंगे ये हैं कि सम यानी बराबर, समतल, समदर्शी, समकोण। अन अगर उपसर्ग लगाया जाता है तो इसका अर्थ होता है बिना, अनपढ़, अनदेखा, कि देखने के साथ लगा दिया, अनदेखा हो गया, अनपढ़ हो गया। अध जो उपसर्ग होता है उसका मतलब आधा होता है, अध जला, अध पका, अध सीजा, अध गला, अध खिला। और ऊ उपसर्ग का मतलब ऊंचा होता है, उजड़ना, उचक्का, उन यानी एक कम, 29, 39, इस तरह से। ओ जो उपसर्ग होता है औ जो, उसका अर्थ होता है बुरा या नीचे, यानी ओगुण, ओसर, ओतार। कै उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, यानी कै लगा पूत के साथ तो कपूत। नाना विभिन्न प्रकार का, नाना प्रकार, नाना रूप। कु उपसर्ग कुरूप और कुपुत्र। इस तरह से ये हमारे 22 उपसर्ग हैं। आप उपसर्ग का मतलब है स्वयं, आप काज, आप सुनी। स उपसर्ग अच्छा अर्थ होता है, पूत के साथ लगा, कै लगाया तो कपूत बन गया, स लगाया तो सपूत बन गया। पच उपसर्ग लगाया जैसे पचरंगा, पंचमेल, पंचमणि, पचरंगी। बिन उपसर्ग लगाया तो बिन खाया, बिन जाया, यानी निषेध। तो इनका अर्थ बदल जाता है इस तरह से। भर अगर उपसर्ग लगाते हैं, भर पेट, भरकम, भरपूर। चौ अगर, चौ का मतलब चार, चौराहा, चौमासा, चौपड़। ती अगर उपसर्ग, तिराहाया, तिकोना, तिपाई, तिरंगा, तिगुना, तिपहिया, तिबारा, तिपाई। इस तरह से ये उपसर्ग लग के नए नए शब्द बनते हैं और उनके नए नए अर्थ निकलते हैं। दू अगर उपसर्ग लगाते हैं तो दू का अर्थ होता है दो, यानी दुधारू, दुनाली, दुगुना, दुपहिया। पर अगर, पर का मतलब दूसरा, पर कारज, पर सुख, पर हित। का नीचे बुरा, कायर, काजल। चिर देर तक, चिरकाल, चिरायु, चिरपरिचित। का उपसर्ग का अर्थ होता है नीच या बुरा, का यर, काजल। चिर का अर्थ होता है देर तक, चिरकाल, चिरायु। न का अर्थ होता है अभाव, नकुल, नास्तिक। बहु का अर्थ होता है बहु, बहुत यानी बहुत ज़्यादा, बहुवचन, बहुमूल्य। तो इस तरह से ये उपसर्ग अपने अर्थ के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इनका अपना, अगर का को अगर हम कहीं और रखते हैं तो उसका अर्थ कोई नीचे नहीं होता, लेकिन ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब उसका अर्थ नीचे होता है। यानी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर ही इनका अर्थ होता है, अपना इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। यानी अगर कोई ये कहे कि चिर अगर हम किसी भी वाक्य के अंदर हम चिर लिखते हैं तो वहाँ उसका अर्थ देर तक नहीं निकाल सकते। ये तो इन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ
निकलता है तब इनका अर्थ हम देर तक करते हैं। चिरकाल यानी लंबे काल तक, चिरायु लंबी आयु तक। तो इस तरह से जब दूसरे शब्दों के, अब ये जैसे नए का अर्थ अभाव होता है, लेकिन हम नास्तिक और नकुल अकेले शब्द का अर्थ, अकेले उपसर्ग का अर्थ नहीं होता, बात ये है। अब उपसर्ग और प्रत्यय एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। शब्दांश या अव्यय जो किसी भी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। समीप यानी उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात किसी भी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, नए शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ का मतलब लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जब आदि यानी बाद में, शब्द से पहले लगा तो हो गया उपसर्ग और शब्द के बाद में लगा तो हो गया प्रत्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द कु का अर्थ है, कु जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है हीन, यानी कुपुत्र, यानी कोई भी अच्छा पुत्र ना हो, कि जो पुत्र है वो अपने पिता की सारी अच्छी जो बातें हैं वो ना मानता हो। चिर उपसर्ग बहुत देर तक, अ उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या अभाव। तो ये होते हैं हमारे उपसर्ग और प्रत्यय में आपको मैंने बताया कि क्या अंतर होता है। अब हमने वो हिंदी के किए थे 22 उपसर्ग मानक रूप से, तो ऐसे ही संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो भी 22 होते हैं। तो इनकी भी हमारी जो संख्या प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश आदि ये उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में भी ये 22 उपसर्ग होते हैं। अब इनमें जैसे अति, अतिशय, अतिरेक, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। ये तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं के साथ ये उपसर्ग जुड़ेंगे, और हिंदी वाले हिंदी के साथ जुड़ेंगे, विदेशी वाले विदेशी के साथ जुड़ेंगे। अब जैसे अधि का अर्थ होता अधिपति, अध्यक्ष, अधि के साथ ही अध्ययन, अध्यापन, अनु के साथ अनुक्रम, अनुताप, अवगणना, अवतरण, अवकृपा, अवगुण। इस तरह से ये भी आ जो है आरक्त, आगमन, आदान, आ से ही आक्रमण, आकलन, अभि से अभ्युत्थान, अभ्युदय, अव से अवगणना, अवतरण आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके साथ जुड़कर। अब जैसे उत जो उपसर्ग है, उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उद्विज, और उपसर्ग से ही उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपग्रह, उपदेह, दूर से, दुरुक्ति, परिसे, परिपाक, परिपूर्ण, प्र से प्रकोप, प्रबल, परपिता, प्रति से प्रतिकूल, प्रतिछाया। इस तरह से ये हैं संस्कृत के उपसर्ग। निश है निष्फल, निश्चल, निशेष। तो इस तरह से ये उपसर्ग अपना संस्कृत वाले उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे प्रति जमा में आप कई बार एक ही शब्द के साथ दो उपसर्ग जुड़ जाते हैं, प्रति, अप, तो इससे बन गया प्रत्यपवाद। सम जमा में आ जमा में लोचन, समालोचन। तो इस तरह से एक शब्द के साथ कई बार दो उपसर्ग भी जुड़ जाते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग दोबारा से हम अगर हिंदी के उपसर्ग देखें, ऐसे अभाव, निषेध जिसका अर्थ होता है, और ऐसे बन गए शब्द अछूता, अथा, अटल, अन से, अन का अर्थ भी अभाव होता है, अनमोल, अनबन, अनपढ़, कु का बुरा होता है, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, दू से दुबला, दुलारा, दुधारू, नी से निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा आदि जो हमने पहले देखे थे वही एक बार मैं दोबारा से करवा रही हूँ कि
ए शब्द, ए उपसर्ग जो है उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, अन से कौन से बनते हैं, कु से कौन से बनते हैं, और दू से कौन से बनते हैं, नी से कौन से, नी से निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, औ से ओगुण, ओधर, ओसर, ओसान, भर से भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। इस तरह से ये जो उपसर्ग लगते हैं, इन उपसर्गों से इस तरह से हम नए शब्द बना सकते हैं। आप और भी नए नए शब्द बनाकर देखना कि हिंदी के उपसर्ग हिंदी वाले शब्दों के साथ लगाकर देखना, और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो तत्सम शब्दों के साथ लगाकर देखना। अब जैसे सु से सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल, अध से अध पका, अध कच्चा, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा, उन से, उन यानी एक कम होता है, 29, 59, 69, 39। तो इस तरह से उनसे ये उन उपसर्ग से ये शब्द बनते हैं। और इसी तरह से पर जो उपसर्ग होता है, पर का मतलब होता है दूसरा या बाद में, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, बिना से, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो इस तरह से ये उपसर्ग लगाकर हम इस तरह से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी एक शब्द से अलग अलग उपसर्ग लगाकर हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हार, हार जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्राज्य, और उसके साथ अलग अलग उपसर्ग लगाकर अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। हार के साथ कभी प्र उपसर्ग लगाया तो प्रहार बन गया यानी चोट मारना, आहार के साथ आ उपसर्ग लगाया तो आहार यानी भोजन बन गया, और अगर हार के साथ वि उपसर्ग लगाया तो विहार, विहार का मतलब होता है जैसे भ्रमण करना। तो इस तरह से एक ही शब्द के साथ अलग अलग अगर हम कोई भी अलग उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, यानी नए शब्द का निर्माण कर देता है। उपसर्ग से हमें जो पता चलता है कि भाई उपसर्ग दो शब्दों से बनता है, उप जमा में सर्ग, उप का मतलब होता है समीप या पास में, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी पास में, निकट में बैठकर नई सृष्टि का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। अर्थात किसी के साथ में बैठकर उसका नया निर्माण करना, वही उपसर्ग कहलाता है। तो ये हमारे जो उपसर्ग हैं ये हुए, और आप इनको अच्छी तरह से नए शब्दों का निर्माण करके देखना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपको जैसी भी समझ में आई है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट देकर मुझे बताएं। अगर समझ में नहीं आई है तो भी बताएं, और अगर आ गई है तो भी बताएं। धन्यवाद।